हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी पे चर्चा कर रहे हैं और वो उसमें एनसीईआरटी में इतिहास विषय जो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है और हम लोगों ने कल अध्याय 1 पे चर्चा किए थे। आज हम लोग अध्याय 2, तो अध्याय 2 में देखिए आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। तो आखेट का मतलब आप लोग जानते हैं कि शिकार है। देखिए जो है इसमें एक थोड़ा कहानी के माध्यम से समझाने का कुछ प्रयास किया गया है। जिसे लिखा है तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई थी जहां से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद ही आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वह यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वह अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो इस कहानी को आधार बनाकर आगे हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अब देखते हैं शुरुआत जो है आरंभिक मानों से है। आरंभिक मानों में देखिए लिखा है कि आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते रहते थे, वो एक जगह क्यों नहीं रहते थे। ये कहने का मतलब ये है। तो देखिए हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक नाम से जानते हैं। तो आखेटक मतलब शिकारी, वो शिकार करके जो है अपना जो है भोजन इकट्ठा करते हैं। और खाद्य संग्राहक, और खाद्य संग्राहक में जो वो शिकार के अलावा जो कंदमूल फल फूल इकट्ठा कर लेते थे, जो स्टोर करते थे, जो उनके खाने के काम आती थी, वो खाद्य संग्राहक में आ जाएगी। और भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर हम इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो आप लोगों ने देखा कि खाने में वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए यहाँ लिखा है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते था। ऐसा करने के कई कारण थे, तो आप लोग भी इसका कारण जान लीजिए कि वो इधर उधर घूमते क्यों थे। पहला कारण इसमें बताया गया है कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरे कारण में बताया गया है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसलिए उनका पीछा करने के लिए या उन जानवरों का शिकार करने के लिए ये लोग उनके पीछे जाया करते थे। तीसरे कारण में बताया गया है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जिस मौसम में कहीं मान लो कि रुके हैं तो वहाँ उस गर्मी में रुके हैं तो गर्मी के मौसम वाला फल वहाँ लगा है तो उसके कारण फिर मौसम बदला तो वहाँ से दूसरी जगह चला गया जहाँ दूसरे मौसम वाला फल था। और चौथे कारण बताया गया है पानी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण बताया गया है वो है पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसीलिए देखिए कि पानी का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पहले का मानव था वो झीलों और नदियों के किनारे ज़्यादा रहता था और विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास हो वो नदियों के किनारे ही हुआ, क्योंकि पानी के अभाव में जीवित रहना ज़्यादा दिन तक संभव नहीं है। अब देखिए आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती है, हम इनके बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से
पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, तो जिसको आप बेंत कहते हैं, मुट्ठे या बेंत कह सकते हैं। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो देखिए फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि हम उनके बारे में जानकारी, जो आरंभिक मानव था, जो पत्थर के औजार, लकड़ी के औजार और हड्डी के औजार थे, उनके इस्तेमाल के आधार पे हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे पत्थर के औजारों को भी दिखाया गया है कि देखिए लिखा है कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जो दिखाया गया है जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो जिस हिसाब से पत्थर डेवलप करते थे उस हिसाब से उसका काम भी उस हिसाब आधार पर लिया जाता था। अब देखिए रहने की जगह निर्धारित करना, अभी हम मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, तो आप लोग मानचित्र भी देखते चलिए। लिखा है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वो पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि जो लाल जो है निशान दर्शाया गया है, यहाँ वो लोग रहते थे। मानचित्र में कुछ सिर्फ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं, कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। तो इसमें आप लोग मानचित्र में देखिए, जैसे यहाँ एक बॉक्स में संकेत करके दिखा हुआ है कि जो लाल त्रिभुज मॉडल आकार है पूरा पाषाणिक पुरास्थल के बारे में है। फिर उस हिसाब से देखिए नवपाषाण काल को भी एक चिन्ह के माध्यम से संकेत किया गया। फिर महापाषाणिक स्थल, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर। तो हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप लोग देख लीजिए जो है यहाँ जैसे भीमबेटका बीच में देखिए यहाँ है, तो ये सब कुछ पूरा पाषाणिक स्थल हैं। तो आगे देखिए लिखा है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण से लोग ऐसी जगह ढूंढते जहाँ अच्छे पत्थर भी मिल सकें। तो उस समय में पत्थर के हथियार मजबूत होते थे, तो लोगों को ये सोचते थे कि जहाँ बढ़िया किस्म के पत्थर मिले तो हम अच्छे उपकरण बनाए और शिकार करना आसान हो जाए। अब देखिए एक बॉक्स में फिर शैल चित्रकला के बारे में हमको बताया गया है कि इनसे हमें क्या पता चलता है। तो इसमें लिखा ना एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। लिखा जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव वर्णन किया गया है। और देखिए किनारे भीमबेटका के बारे में बताया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो जैसे यहाँ पूछ रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी, तो आप लोग इसको बताइए। अगर हम जैसे शुरुआत में बताए थे पहले पेज पर जो है तुषार की रेल यात्रा, तो यहाँ पर हम अगर भीमबेटका के बारे में तो भीमबेटका की खोज जो BS वाकड़कर के द्वारा की गई थी, वो भी रेल से ही यात्रा कर रहे थे। रेल से यात्रा कर रहे थे तो उनको जो है इन गुफाओं वही ट्रेन से ही उनको ये गुफाएं दिखाई दी। आगे जब नेक्स्ट स्टेशन पे ही वो उतर गए और वहाँ जा कर के देखा कि एक ये भीमबेटका गुफाओं में उसमें आदिमानव के द्वारा जो चित्रकारियाँ की गई थी उनके बारे में हमको जानकारी मिली। तो अब देखिए पुरास्थल बॉक्स में देखिए नेक्स्ट पेज में पुरास्थल दिया गया है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में, तो नेक्स्ट अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो है आग की खोज के बारे में बताया गया है। तो मानचित्र में फिर कह रहा है करनूल को आप ढूंढो, तो आप लोग करनूल में देख लीजिएगा मानचित्र में। यहाँ कह रहा है कि राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये आग के प्रयोग के बारे में हमको बताया गया है। देखिए एक बॉक्स में फिर नाम और तिथियों के बारे में बताया गया है। तो जैसे लिखा है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20
लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। कहने का मतलब यह है कि पुरापाषाण काल में ही जो मानव के द्वारा क्रियाकलाप किए गए 99% जो उनके द्वारा क्रियाकलाप किए गए हैं इसी काल में हुए हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। कहने का मतलब ये है कि इस युग में, जो मध्य पाषाण युग में, औजार पहले की अपेक्षा कुछ छोटे होते गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया, और साथ में साथ पुरापाषाण युग के भी औजार इस दौरान बनाए जाते रहे। तो अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती, जिसे हम नवपाषाण युग कहा जाता है। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं बदलती जलवायु। नेक्स्ट पेज पर बदलती जलवायु का है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। पहले बताया जाता है कि जो है जलवायु, जब 12,000 साल पहले की अगर हम जलवायु देखें तो जो है लगभग ठंडी जलवायु थी, बर्फ़बारी लगभग होती रहती थी। तो जब कुछ गर्मी बढ़ने लगी तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब गर्मी बढ़ी, बर्फ़ पिघली तो मैदान दिखने लगे, उनकी ऊपरी सतह दिखने लगी। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि लोग तब इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। अब हम चर्चा करेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है। तो बताया गया है कि इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि पुरुष शिकार करने जाते थे और जो घर पे या जो समुदाय के महिला और पुरुष और महिला और बच्चे होते थे वही ज़्यादातर अनाजों को बटोरना शुरू करते थे। साथ ही वह यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सबसे पहले बताया भी जाता है कि जो जानवर पालतू बनाया गया था वो कुत्ता ही था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इसकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वह पशुपालक बन गए होंगे। तो ये कैसे पशुपालक बना इस समाज का मानो, ये भी हमको यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ देखिए घरेलू की प्रक्रिया। तो घरेलू की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए लिखा है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलू प्रक्रिया का नाम दिया गया। बताया गया है अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हें पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। कहने का मतलब यह है कि वो इस तरीके के पौधों को उगाते थे जो मजबूत होते थे, जिसके तने मजबूत होते थे और वो जो उसमें फल लगते थे या फसलें लगती थी उनके भार को वो संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, वो आक्रमणकारी नहीं होते थे। इसलिए हम देखते हैं पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो यहाँ देखिए बॉक्स में दांत भी दिया गया है कि जो जंगली जानवर हैं उनके दांत बड़े और पालतू जानवरों के दांत
छोटे होते हैं और उन्हीं जानवरों को पाला गया जो अहिंसक थे। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए कुत्तों जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। अब यहाँ फिर बताया गया है एक नवीन जीवन शैली। अब इस प्रक्रिया में क्या नवीनता आई ये समझाने का प्रयास किया गया है। लिखा है, तुम किसी पौधों के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब देखिए यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो लोग यहाँ ये संकेत मिलता है कि एक जगह रुकना प्रारंभ कर दिए थे। जैसे फसल उगाए तो कोई फसल जल्दी तैयार नहीं हुई, तो इसमें बता भी कि महीना, साल या दिन में फसलें तैयार होती थी तो उनको फिर उसके इंतज़ार में, उस फसल को तैयार होने के इंतज़ार में एक जगह रुकना पड़ा। इसलिए कहीं ना कहीं मानो अस्थायी निवास की ओर भी अग्रसर होने लगा था। यहाँ देखिए बॉक्स में अनाज का उपयोग लिखा गया है कि बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। अब कैसे बीज के रूप में, मान लो हम जो है अनाज उगाए, कटाई मड़ाई दवाई किए, हमको उसका बीज मिला तो हम उसको इकट्ठा कर लेते थे कि नेक्स्ट कुछ सुरक्षित रख लेते थे कि नेक्स्ट बुआई में भी हम इनका उपयोग करेंगे। खाद्य के रूप में अपने खाने भर का सामान उपयोग करते थे। उपहार के रूप में उस समय मुद्रा प्रणाली या रुपये पैसे का प्रचलन नहीं था, जो सामान का लेन देन होता था अनाज के रूप में ही होता था, तो उपहार प्रणाली में इसका उपयोग हो गया। और भंडारण के लिए, अपने खाने के लिए, क्योंकि फसलें एक समय पर ही होती थीं तो खाने के लिए उनको सुरक्षित कहीं एक भंडारण गृह में रख दिया जाता था। अब आगे कह रहा है चलते फिरते खाद्य भंडार। इसका क्या मतलब है? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो ये खाद्य भंडारण हमको समझ में आ गया होगा। लिखा है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब मानचित्र में समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो मानचित्र में आप लोग चले जाइएगा, वहाँ देखिएगा। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो मैप में आप लोग देख लीजिएगा। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि महाद्वीप विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगे। वैज्ञानिक विभिन्न जानों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस काल तक या इस काल में आते आते मनुष्य बहुत किस्म के जो है फसलें और पशुओं को पालना और फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। अब अस्थायी जीवन की ओर अभी हमने चर्चा किया, किस प्रकार वो अस्थायी निवास के बारे में सोचने लगे। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ प्रस्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है कि लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। जैसे आप लोग आज मान लीजिए, जैसे गड्ढे के नीचे घर बनाने का मतलब है, जैसे आज हम लोग देखते हैं बेसमेंट के तरीके का होता है कि जो है नीचे बेसमेंट होता है, उसी प्रकार से वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जैसे बारिश या ठंडी में घर के अंदर खाना पकाते होंगे और गर्मी के मौसम में वो बाहर पकाते रहे होंगे।
बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युग उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। वे इनमें औजार भी जिसकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। तो पहले की अपेक्षा पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की अपेक्षा नवपाषाण आते आते इनके उपकरणों का और विकास और नुकीले होने लगे, जिससे शिकार करना और आसान हो गया होगा। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली और मूसल आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब देखिए कह रहा है कि नवपाषाण, यहाँ आप ये जो पत्थर के कुछ औजारों को दिखाया गया है, देख सकते हैं ये किस तरह के ये भारी हैं। इनसे भी आप जैसे सिल और लोढ़े के जैसे लोढ़े के तरीके से दिख रहे हैं, तो इनसे भी हम कुछ ना कुछ पीस सकते रहे होंगे। शिकार भी इनसे देखिए, जो बड़ा सहजा इस पर कुछ नुकीलापन भी दिखाया गया है, तो इनसे भी शिकार भी किया जाता रहा होगा और अनाजों को पीसने के भी काम आता रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि नवपाषाण युग के पुरातत्व से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब कुछ चित्रकारी वगैरह भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन से अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ कि अब इस काल में मनुष्य चावल, गेहूँ और दलहन जैसी कुछ महत्वपूर्ण फसलों को उगाता था, उसको खाने में इस्तेमाल करता था। और देखिए मिट्टी के बर्तन, ये दिखाओ, मिट्टी के बर्तन दिखाया गया है। अब इसमें मिट्टी के बर्तन में भी खाना बनाने का जो है प्रचलन था। उसके बाद जो है उसमें अनाजों को भी सुरक्षित रख सकते थे। और मध्य पाषाण काल में हाथ से निर्मित जो है ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन नवपाषाण काल आते आते हमको चाक द्वारा निर्मित बर्तन भी बनाए जाने लगे। कह रहा है कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो इसका कहने का मतलब है कि एक ही साथ सब जगह परिवर्तन एक जैसे नहीं हुए। समय, परिस्थिति के, मौसम के हिसाब से लोगों ने अपना विकास किया, या फसलों को उगाने में, रहने में, या जो है घरों के निवास में। अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण में एक मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में कुछ बताया गया है। मेहरगढ़ के बारे में बताया, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास। तो कभी क्वेश्चन हो सकता है पूछ लेते वो किस दर्रे के पास है मेहरगढ़, तो बोलन दर्रे के पास है। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ और भेड़ और बकरी पालना सीखा। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि जौ और गेहूँ सबसे पहले कहाँ उगाया गया, तो आप बताएंगे मेहरगढ़ में। ये विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इसमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते रहेंगे। भंडारण काम से अनाज वगैरह का भंडारण। तो देखिए यहाँ बगल में जो है ये घर आयताकार और चौकोर जो बताया गया है, तो एक यहाँ दिखाया गया एक नमूना उदाहरण के तौर पर मेहरगढ़ में ऐसे घर बनते थे। और फिर कह रहा है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो देखिए यहाँ एक जो कब्र मिली है मनुष्य के साथ बकरी दफनाने का, जिसमें इसमें देखो बकरी के भी कंकाल रखे दिख रहे हैं और ये मनुष्य का भी कंकाल है। तो इसमें ये संभवतः उस काल का मानो ये अनुमान लगाता था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, और वो मनुष्य अपने जीवित रहे तो जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता था, जो चीज़ों को खाता था, तो वहाँ के लोग उसके मरने के बाद उन चीज़ों को भी उसके कब्र में रख देते थे कि वो परलोक में जाके उसके खाने के लिए रखा गया होगा। तो नवपाषाण काल में ही मनुष्य अस्थायी निवास और कृषि का जो है शुरुआत भी कर चुका था। तो अब हम लोग आज
जो हमारा दूसरा चैप्टर था जो ख़त्म हुआ। देखिए अगर इसमें आप थोड़ा आइए तो देखिए उपयोगी शब्द जो दिया हुआ है तो आप लोग इसको देखिए, इस पे चर्चा करिए। आखेटक, खाद्य संग्रह या पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, तो इनमें आप अंतर स्थापित करिए, क्या क्या परिवर्तन आए उसमें। लास्ट में इधर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो है दी गई हैं राइट साइड में, इधर सबसे लास्ट पेज पे पीले कलर में है ये बॉक्स। इसमें देखो मध्य पाषाण काल का जो है क्या समय था, तो 12,000 से 10,000 साल पहले इसमें लिखा गया है। और मनुष्यों ने बसना कब प्रारंभ किया, तो देखो 12,000 साल पहले। तो कहते हैं कि मध्य पाषाण काल में ही जो है लोग अस्थायी निवास शुरू कर दिया था। जैसे आदमगढ़ और बागोर जो है वो जगह हैं जहाँ पे हमको पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल में लोगों के द्वारा रहने की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले बताया गया है। तो आप जान रहे हैं कि यहीं से लोग कृषि करना प्रारंभ किया, पशुओं को पालना प्रारंभ किया, रहने की नियमित शुरुआत यहीं से हो गई। चाक द्वारा मृदभांड भी बनाने लगा और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट तिथियां थी, इनको आप लोग याद कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।